So well, in this video we are going to discuss about the damped simple harmonic motion. अब हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बातचीत करेंगे कि ऐसा मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम सो फार. अभी तक हमने सिंपल पेंडुलम के मोशन के बारे में पढ़ा है. जैसे एक एक जो झूला है वो हवा में स्विंग करता है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होता चला जाता है. जैसे आप झूले पर बैठते हैं, झूले को आप धक्का देते हैं, तो उसके बाद यदि आप कॉन्टीन्यूस पीरियोडिक फोर्स अप्लाई नहीं करते तो आपका झूला धीरे धीरे करके रुक जाता है. तो सवाल ये है कि ये झूला रुकता क्यों है. दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट भाई दिस हैपन्स. सो ये इसलिए होता है क्योंकि उसको हवा रोकती है. दूसरा, जहाँ झूला बंधा होता है वहाँ से एक जो जो रिजिड सपोर्ट होती है वो उसके मोशन को रोकती है. एक्चुअली होता क्या है कि जिसकी जो टोटल एनर्जी होती है, इससे एनर्जी खर्च होती है इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, और धीरे धीरे करके उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है. डिसिपेट होने की वजह से वो एनर्जी टोटल एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जाती है. ऐसा पेंडुलम का जो मोशन होता है, इस ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस. दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड द डैम्प्ड ऑसिलेशंस. सो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिसिपेटेड कॉन्टिन्यूसली. इसमें लगातार जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो ख़त्म होती चली जाती है. पर यह सवाल ये है कि यदि डैम्पिंग स्मॉल होती है, इफ़ द डैम्पिंग इज स्मॉल देन ऑसिलेशन रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली पीरियोडिक. यदि डैम्पिंग कम होती है तो जो ऑसिलेशंस होती हैं वो लगभग पीरियोडिक ही होती हैं. अब जो डिसिपेटिंग फोर्सेस हैं ये जनरली फ्रिक्शनल फोर्सेस ही होते हैं. ऑल दिस डिसिपेटिंग फोर्सेस आर जनरली फ्रिक्शनल फोर्सेस. नाउ टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सच एक्सटर्नल फोर्सेस, यदि इन एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट यदि हमें समझना हो ऑन द मोशन ऑफ द ऑसिलेटर, तो हम उसके लिए एक एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं फिगर नंबर 14.9 आप यहाँ देख सकते हैं. इसमें हमारे पास एक वी हैव ए ब्लॉक ऑफ मास m. या हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कोई m है. This is a block of certain mass m, right? And it is connected to the elastic spring. It is connected to the elastic spring of some spring constant k, and it oscillate vertically. ये ऊपर नीचे जो है वो oscillate करता है. And if the block is pushed down a little, यदि हम इसको थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, यदि हम इसको नीचे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, its angular frequency of the oscillations will become omega इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम. तो इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे. यदि हम ब्लॉक को नीचे की ओर खींचते हैं तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ एक फोर्स विल कम्स इनटू प्ले एज अ रेस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस रेस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू एम this restoring force is equal to F is equal to minus kx. I will mark this as equation number 1. Now if this as this is a block of mass m, so it will have acceleration a. I can write now according to Newton's law of motion. According to Newton's law of motion हमें कह सकते हैं F is equal to ma. This is equation number 2. Now from equation 1 and 2 I can write from equation 1 and equation number 2 I can write now this ma is equal to minus kx, right? So this is the force law. This is what the force law is. So I can write now a is equal to minus k upon m into x, right? So further I can write this as equal to the omega square. So a is equal to minus omega square x. So here omega is equal to under root k by m. This is what we are talking about. कि यदि हम इसको ये ऑसिलेटर को ऊपर नीचे करते हैं, खींचते हैं तो और रिलीज करते हैं, तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो अंडर रूट के बाई एम होगी. हाउएवर यदि हम यदि हम बात करें इन प्रैक्टिस, द सराउंडिंग मीडियम जो इसके किनारे एयर है, आप यहाँ देख सकते हैं जो स्मॉल डॉट्स हमने बनाए हैं, दे विल एक्सर्ट द डैम्पिंग फोर्स. ये है जो एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और इसको विरोध करते हैं, इसके मोशन को अपोज करते हैं. इट अपोज द मोशन ऑफ द ब्लॉक. और इससे क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम विल डिक्रीज. इससे ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो घट जाती है. यदि मैकेनिकल एनर्जी घटेगी तो धीरे धीरे करके जो स्प्रिंग है वो रुक जाएगा, जिसका जो ऑसिलेशन है वो स्टॉप हो जाएंगी.
अब जो डैम्पिंग फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब ये आपका जो ऑसिलेटर है वो कितनी जल्दी रेस्ट में आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सराउंडिंग मीडियम का जो डैम्पिंग फोर्स है वो कितना ज़्यादा है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं इफ़ द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, यदि हम अपने इस ब्लॉक को उठाएं, इस सारे स्प्रिंग सिस्टम को उठाएं और हम इसको पानी के कंटेनर में रख दें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे एक कंटेनर में रख देते हैं, बट विल हैपन देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डैम्पिंग विल बी अ मच लार्जर, मच ग्रेटर। जो डैम्पिंग फोर्स है आपको पता है कि लिक्विड में जो विस्कस फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपका जो ये ऑसिलेशंस है वो जल्दी डाई डाउन हो जाएंगी और जो एनर्जी है वो तेज़ी से ख़त्म होगी। द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी विल बी मच फास्टर। सो आपने पढ़ा है कि द डैम्पिंग फोर्स इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉब। जो डैम्पिंग फोर्स कितना ज़्यादा होगा, जितनी जल्दी से आपका बॉब अप एंड डाउन मूव करेगा, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एज यू नो फ्रॉम द स्टोक्स लॉ, यू हैव स्टडीड अबाउट द स्टोक्स लॉ यूजिंग स्टोक्स लॉ। यदि हम स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू 6π/r/b नीटा। सो ये दिस इज द फोर्स दैट कम्स इन टू प्लेस, ए ड्रैगिंग फोर्स जो इसको पीछे खींचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ b इंटू बी। सो दिस इज द कांस्टेंट। यहाँ आप ये देख लीजिए, अब v का जो v टर्म जो है वो यहाँ सर्वाइव करेगा, बाकी जो r वाला टर्म है और जो नीटा वाला टर्म है वे कांस्टेंट में चले जाएंगे। दिस मीन्स दैट द कांस्टेंट b विल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ब्लॉक। this constant b depends upon the shape of the block. This depends upon the shape of the block, number one। ये जो r वाला जो टर्म है इसका डिपेंडेंस शो करेगा, एंड द विस्कोसिटी, दिस कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी, तो ये भी कॉन्स्टेंट में चला जाएगा। सो आई कैन राइट नाउ दस f इज इक्वल टू माइनस बी इंटू बी। सो द नेट फोर्स जो हमारे पास बचेगा, f टोटल फोर्स, आई कैन राइट नाउ f टोटल, okay, F total force is equal to minus of kx minus of b into b, right? So this is the new equation. I can write now once again the Newton's second law of motion here. This is equal to ma is equal to minus kx minus b into b. So this is equation number 4. Okay, this is equation number 4, right? Now we'll start from the equation number 4 now. So now starting from equation number 4, that ma is equal to minus b into b and minus kx. Okay, so here it can be written like this, ma is equal to, sorry, ma plus b into b plus kx is equal to 0. And now you can write now this acceleration as d square x upon dt square and velocity as dx upon dt. Okay, so then substitute it over here. This is equal to m d square x upon dt square plus b time dx upon dt plus k time x is equal to 0. Take m outside now. You can write d square x upon dt square plus b upon m into dx upon dt plus k by m into x is equal to 0. This is another equation. I can write this is equation number 5. Now the solution of this equation is, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a e की माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस 5। इसका सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि यदि आप इस x का वैल्यू का सिंगल डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेकर आप इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके,
सो नाउ सी हियर, यदि हम इसको हमने ये कहा है कि यदि ये जो डैम्पिंग फोर्स, इफ़ द डैम्पिंग इज स्मॉल, इफ द डैम्पिंग इज small then motion is still periodic, तो ये मोशन जो है वो पेरियोडिक ही रहेगा। एंड इफ दिस मोशन विल रिमेन पेरियोडिक तो इट शुड हैव सम पेरियोडिक, द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेरियोडिक मोशन विल बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास टर्म है कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम टी, और इसमें फाई का वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ज़ीरो, नियरली ज़ीरो, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि एक ओमेगा प्राइम टी जोड़ देते हैं। तो यदि ये पीरियोडिक मोशन हो और इसका यदि हमने पीरियड निकालना तो इस पार्ट का जो वैल्यू है वो 2 पाई होना चाहिए। दिस मीन्स दैट ओमेगा प्राइम टी मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई, तो टी मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम। सो इतने टाइम पीरियड के बाद जो है वो पार्टिकल जो है जिसका मास है वो अपनी पोजीशन को फिर दोबारा से गेन कर लेगा, इट विल रीच टू द सेम स्टेट once again. So now move ahead, हम देखते हैं कि जो हम एक डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो अब देखिए, यदि आपके पास एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होती है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, this motion will be represented like this. So here is the amplitude, this is plus a and this is minus a, okay. So here it is t and this is the x, the function of t now, okay. But now as in case of the damped oscillations, आपने देखा कि जो आपका फार्मूला है वो कुछ बदल चुका है, x the function of t is equal to, this is some a prime cos of omega prime t plus phi. So here this a prime is, इसको f prime को हम ऐसे लिखते हैं, x the function of t is equal to a e की minus b t upon 2m cos of omega prime t plus phi. So what will happen then? अब आपका जो ये वाला पार्ट है ना, सी देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको आप लिख सकते हैं a cos of omega t plus phi. So when this term will come into play, जब ये वाले टर्म जो है एग्जीक्यूशन में आएगी, तो क्या करेगी ये इस एम्पलीट्यूड को एक्सपोनेंशियली डिके कर देगी। सो दिस एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज लाइक दैट, ये जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से डिके करेगा, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यदि मैं इसको अब इस इक्वेशन की टर्म में लिखने की कोशिश करूं, देन एम्पलीट्यूड विल फॉलो दिस ट्रैक. So this shows the damping part. Okay, this is the representation of the damping that will comes into play, right? So now as the questions to this energy, now हमने ये पढ़ा था कि जो damped oscillations होती है, जो damped oscillations होंगी, in case of damped oscillations what will happen? Amplitude of oscillation, एम्पलीट्यूड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. एंड सेकेंड इज द एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, दिस विल ऑल्सो डिक्रीज. द मैकेनिकल एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज. सो अर्लियर यदि हम एक ऑसिलेटर की बात करें जिसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, so then energy is equal to 1 by 2 Ka square. This was our earlier expression. But now in case of the damped simple harmonic motion, this energy is now the function of time, and this is 1 by 2 Ka prime square. So here A prime is equal to A e ki minus Bt upon 2m. So this expression for energy will now convert to E, the function of time, is equal to 1 by 2 K. This is A square and E ki B T upon M only.
Okay, so the energy will change according to this relation. So energy of this damped simple harmonic oscillator will change accordingly. But our simple harmonic for the small damping, अब हमने कहा है कि जो यदि डैम्पिंग होती है और डैम्पिंग कम होती है तभी ये मोशन पीरियोडिक होगा, राइट. सो फॉर स्मॉल डैम्पिंग मीन्स दैट, मैथमेटिकल मीनिंग हम चेक कैसे करेंगे कि जो डैम्पिंग है वो स्मॉल है. सो द स्मॉल डैम्पिंग मीन्स दैट स्मॉल डैम्पिंग मीन्स दैट स्मॉल डैम्पिंग हो रही है कि नहीं हो रही है इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हम एक क्वांटिटी लेंगे, दिस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू मास. दिस आंसर मस्ट बी वेरी मच लेस देन 1. मतलब क्या हुआ, b शुड बी वेरी मच लेस देन अंडर रूट km. सो बाय दैट वे वी कैन चेक दैट whether this oscillations will be periodic or not using this condition. Okay, thank you. वेल इस वीडियो में के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14.10 जो कि एनसीईआरटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है हमें समझाने के लिए कि डैम्प्ड सिंपल हार्म मोशन का जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम कैसे चेक करेंगे. सो फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेटर that was shown in the diagram 14.19, you can see in your notebook, the mass m of the block is 200 gram, right, and the spring constant is 90 newton per meter. the damping constant जो है वो 40 ग्राम पर सेकेंड है. हमसे पूछा है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना समय लेगा. दूसरा टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, उसका जो एम्पलीट्यूड जो है हमने पढ़ा है कि जो एक डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसका एम्पलीट्यूड भी समय के साथ घटता चला जाता है और दूसरा उसकी एनर्जी भी घटती चली जाती है. सवाल हमसे किया गया है कि आप ये बताइए कि टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितने समय में वो अपना आधा रह जाएगा. And the third part is the time taken for its mechanical energy to drop half of its initial value. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं नोन पैरामीटर्स के साथ, जो चीज़ें हमें पता है दी गई है उसको हम लिखते हैं. तो सबसे पहले है मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 200 ग्राम. ओके, इसको हम ऐसा यूनिट्स में चेंज कर लेते हैं. दिस इज़ 200 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम. दूसरा पैरामीटर हमें दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट के, दैट इज़ 90 न्यूटन पर मीटर. तीसरा पैरामीटर हमें दिया हुआ है डैम्पिंग कांस्टेंट बी, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम सेकेंड -1. इसको हम लिख सकते हैं 40 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड. अब हमें निकालना है कि टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. नंबर 1, टू कैलकुलेट हमें निकालना है टू कैलकुलेट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. नंबर 1. नंबर ए हमारे पास पार्ट आएगा, बी पार्ट को हम बाद में लिख लेंगे. तो हमें ये निकालना है. तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो डैम्पिंग की प्रॉब्लम तो है, पर हर डैम्पिंग की प्रॉब्लम में ये इंश्योर नहीं होता कि वो जो मोशन है वो पीरियोडिक भी है. तो मोशन पीरियोडिक होगा, जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो द कंडीशंस दैट द डायमेंशनलेस रेशियो जो है b अपॉन अंडर रूट km, दिस मस्ट बी वेरी मच लेस देन 1. दिस मीन्स दैट b मस्ट बी वेरी मच लेस देन k टाइम m. ओके, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो b जो है हमारे पास 40 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड है. तो इसके लिए कंपेयर करने के लिए हम km को कैलकुलेट करते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा km इज इक्वल टू, दिस इज 90 क्रॉस मास इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1000. सो दो के साथ दो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, दिस इज 18 किलोग्राम न्यूटन पर मीटर, राइट. So under root of this km is equal to under root of 18
किलोग्राम न्यूटन पर मीटर। दिस इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 4.243, राइट, किलोग्राम सेकेंड -1। अब आप देखें कि आपके पास √km का जो आंसर है वो आया 4.243 एंड द वैल्यू ऑफ b इज here b is equal to 0.04, this is 0.04 kilogram per second. Now see this here, आप इस पार्ट को देखें, this part is very much large than this part, so I can write now here b is very much less than km. What does this mean? This shows that, ये बताता है, this shows that this damped oscillation is periodic oscillation, is periodic, ये periodic ही है। यदि ये periodic है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, then its time period t can be calculated 2 pi √m/k। ये हमें पहला काम करना था। अब हमें यहाँ जस्ट अपनी जो वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट करना, नथिंग एल्स। अब इसके बाद हमारा कोई काम नहीं बचता, तो हम इसको आगे कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 pi √m/k के फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ आप भर सकते हैं, पाई की जगह 3.14, मास इज गिवन टू अस दैट इज 200 क्रॉस 10⁻³ एंड दिस स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह हम भर सकते हैं 90 न्यूटन पर मीटर। सो इफ विल सॉल्व दिस, दिस इज t इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3.14, मास इज 200 और 1000 नीचे आ जाएगा इंटू 1/90। सो 2 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बच जाएगा t इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3.14 इंटू, यहाँ से 100 से 10 आप बाहर ले लीजिए, आपके पास यहाँ बच जाएगा 2/9। सो यू हैव 0.2 क्रॉस 3.14 क्रॉस अंडर 2/9, ये सॉल्व करके आएगा 0.44 and then you have t is equal to 0.28. Using the concept of significant figures, this is equal to 0.3 second, right? So this is the first part of the answer. So ये हमसे पूछा गया था पार्ट ए में। अब हम पार्ट बी की ओर चलते हैं। हमसे दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि कितने समय में जो उसका एम्पलीट्यूड है वो आधा हो जाएगा, इट विल बिकम हाफ ऑफ दिस ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। सो वेल, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ फॉर यू। ओके, सो नाउ वी नो दैट टाइम पीरियड का जो फार्मूला रहेगा हमारे पास, इट कुड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। It is written by the equation x the function of t, x the function of t is equal to a e की minus bt upon 2m, and we consider that cos of omega t plus phi is equal to 1, right? So when the amplitude will become a by 2 is equal to a e की minus b t1/2 अपॉन 2m, राइट? सो यहाँ आप a के साथ a काट देंगे, आपके पास बचेगा 1/2 इज इक्वल टू e माइनस b t1/2 अपॉन 2m। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस में कर दें, 2 इज इक्वल टू e की प्लस b t1/2 अपॉन 2m। आप एक्सपोनेंशियल को दूसरी ओर ले जाएंगे, ये लॉग बन जाएगा। दिस इज बी टी 1/2 अपॉन 2m इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, एंड नाउ t
t1/2 is equal to 2m log of 2 divided by b. Okay, so here we have now t1/2 is equal to 2 times the mass of the block is 200 divided by 1000, and log of 2 divided by the value of b is this is 40 क्रॉस 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव. सो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, एंड दिस इज 5. I mean this is t1/2 is equal to 10 into log of 2 is equal to 0.693. So it is 6 point it is after multiplication this is 6.93 seconds. So here we have t1/2 is equal to 6.93 second, right? So this is the second part of the answer of the problem. So now we can go for the third part of the problem. Well, so this is the second part. So now I will go for the third part of the problem. तीसरे पार्ट में हमसे पूछा हुआ कि आप उस समय को बताइए जब जो मैकेनिकल एनर्जी विल ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज आई कैन राइट नाउ द एनर्जी एट एनी टाइम टी. जो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगी डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए, ये हो जाएगी 1/2 k इट इज़ a स्क्वायर. ये होता है ना हमारे पास e की minus bt upon m, right? So this part is E0. This is for the undamped oscillators. So et it is equal to E0 at time t is equal to 0 e की minus bt upon m. So सवाल आपसे पूछा गया कि आप वो टाइम बताइए जब ये वाला जो पार्ट है वो E0 upon 2 हो जाए. This will become E0 upon 2. So I will write now this is E0 upon 2. This is equal to E0 e की minus bt upon m. So this part will cancel and you can write now this is 2 is equal to e की bt 1/2 upon m. Okay, so आप एक्सपोनेंशियल को दूसरे ओर ले जाइए, आपके पास आ जाएगा bt 1/2 is equal to log of 2 and t okay bit for some time. We have bt 1/2 by m is equal to log of 2. So now t 1/2 is equal to m time log of 2 divided by b. And if you will substitute all the values, you will find that t1/2 is equal to 3.46 seconds. So this is all about the third part of the question. I hope that you have enjoyed this numerical problem and you have learned the numerical aspect of the damped harmonic oscillator. Thank you.